हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बारे में देखा। आज हम इस क्लास के अंदर श्रीधर पाठक है उसके बारे में देखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हिंदी से संबंधित है। अभी हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो चल रहा है। इसके बाद में हम काव्य शास्त्र है, व्याकरण है और जो अन्य रचनाएं दे रखी है जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है वो सारा कोर्स हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो आप अच्छा सा कमेंट करिए। किसी प्रकार की आपको कमी नजर आती है तो वो कमी मेरे को आप बताइए। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखिए, जो श्रीधर पाठक है उस श्रीधर पाठक है उसका जन्म है वो 1859 ईस्वी में हुआ था। 1859 ईस्वी में। आगे देखो, मृत्यु की बात करें तो 1928 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अनुदित काव्य यानी इन्होंने जो रचनाओं के जो दूसरों की रचनाएं थी उनकी अनुवाद की है वो कौन कौन सी है? एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से याद करना आपको। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में। अंग्रेजी साहित्यकार गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हर्मिट का हिंदी अनुवाद। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, एकांतवासी रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की है। कब प्रकाशित की गई थी? 1886 ईस्वी में। किससे अनुवाद किया गया था? तो जो अंग्रेजी का ये था हर्मिट, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया एकांतवासी योगी नाम से। ठीक है, जो किसकी रचना थी? गोल्ड स्मिथ की। तो यहाँ से एक ही लाइन से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते, तो आपको अच्छे से याद रखना है। एकांतवासी योगी है वो 1886 ईस्वी में प्रकाशित है, श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, गोल्ड स्मिथ का नाटक है, सॉरी गोल्ड स्मिथ की जो रचना है हर्मिट, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया जो अंग्रेजी में थी। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखना। फिर आता है उजड़ ग्राम, इन्होंने नाम रखा है 1889 ईस्वी में। गोल्ड स्मिथ, ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना है, द्वारा रचित डेजर्ट विलेज, तो ये भी अंग्रेजी में ही है, इंग्लिश के अंदर ही है। तो ये डेजर्ट, यानी तो इसका तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर जैसे विलेज नाम आ रहा है तो विलेज का मतलब गांव होता है। तो उजड़ ग्राम है वो डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद है, इसका आपको ध्यान रखना है। यानी जो हर्मिट है उसका है एकांतवासी योगी। श्रांत पथिक, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी। गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित ट्रेवलर हिंदी अनुवाद, तो यहाँ पर भी देखो पथिक है तो यहाँ पर ट्रेवलर नाम आ रहा है, तो ये तो याद, श्रांत पथिक नाम है वो ट्रेवलर। अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि ये है जो ट्रेवलर नाम है गोल्ड स्मिथ की रचना, तीनों ही गोल्ड स्मिथ की है। तो इन्होंने इस ट्रेवलर का जो अनुवाद है वो श्रांत पथिक नाम से किया है, और डेजर्ट विलेज है उसका उजड़ ग्राम से किया है, और हर्मिट है उसका एकांतवासी योगी से किया। तो ये तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब आपको 1886 ईस्वी में एकांतवासी योगी है, 1889 में उजड़ ग्राम है, और 1902 में श्रांत पथिक है, ये याद रखना है। और बाकी गोल्ड स्मिथ की रचना है और इंग्लिश से इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। आगे देखो, आगे हमारा ऋतुसार, कालिदास रचित संस्कृत नाटक का अनुवाद। यानी जो ऋतुसार है कालिदास की, और कालिदास ने संस्कृत में इसकी रचना की है, और ये एक नाटक है, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। श्रांत पथिक रचना में रोला छंद का प्रयोग हुआ है, मोस्ट है। श्रांत पथिक है, श्रांत पथिक उसमें क्या हुआ है? रोला छंद है वो काम में लिया गया है। छंद है वो हम आगे देखेंगे, काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से पूरे छंदों के बारे में बता देंगे। एक बार अगर आप मेरे पढ़ाई हुए द्वारा पढ़ लोगे तो आपको छंदों से संबंधित, अलंकार से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी बात, इतना सरल अनुवाद किया गया, इतना सरल तरीके से समझाया गया है कि आपको ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं पढ़ना है, कम शब्दों के अंदर वो चीजें आपको मिल जाएगी जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। हिंदी प्रेमियों में ये प्रकृति के उपासक कवि मान्य कवि के नाम से प्रसिद्ध है। यानी प्रकृति की इन्होंने जो उपासक है, प्रकृति के उपासक कवि के नाम से कौन जाने जाते हिंदी प्रेमियों में? हमारे श्रीधर पाठक। गांव को काव्य वस्तु के रूप में लाने का श्रेय पाठक जी को ही दिया जाता है। यानी प्रकृति के जो उपासक कवि है वो कौन थे? श्रीधर पाठक थे। दूसरी बात, जो गांव है उस गांव को काव्य में, यानी गांव के बारे में जो साहित्य लिखा, उनका वर्णन किया, उनका जो श्रेय है वो स्वरूप में किसको दिया जाता है? श्रीधर पाठक को दिया जाता है। आचार्य शुक्ल
आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी को माना है। मोस्ट है ये लाइन। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि जो आधुनिक खड़ी बोली है, जो वर्तमान में चल रही आधुनिक खड़ी बोली की जो पद्य की पुस्तक है, गद्य और पद्य है ना, तो पद्य की पहली पुस्तक है वो एकांतवासी योगी को माना है, जो लावणी या ख्याल के ढंग में लिखी गई है। लावणी और ख्याल जो शैलियां होती है, तो उन लावणी या ख्याल शैली में लिखी गई है। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। यानी आधुनिक खड़ी बोली है उसके प्रथम कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। वैसे खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। यानी खड़ी बोली का प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो है। और यहां पर क्या कहा है? आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि वो कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। ये प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं। प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं। यानी जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजन करने वाले, उनको आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। यानी जैसे मान लिया खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, ठीक है। दूसरी बात है हमारे आधुनिक खड़ी बोली है उसके जो प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? वो है अमीर खुसरो। तो इस प्रकार के जो कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने वाली रचनाएं, उनको आप एक जगह लिख लीजिए जो आपको याद करने में सुविधा होगी। श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा की रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, मनोविनोद 1882 ईस्वी। आगे है हमारा नाथू राम शर्मा शंकर। जन्म इनका 1859 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1932 ईस्वी में। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु परगेंदु व साहित्य सुधाकर की उपाधियों से विभूषित किया गया। तो ये लाइन मोस्ट है। यानी इसको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु परगेंदु और साहित्य सुधाकर की उपाधियों से विभूषित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है यानी कौन सा कवि है जिनको कविता कामिनी कांत कहा जाता है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो अगले पैराग्राफ में है, अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सर्वसो 1951 ईस्वी, गर्भ रंडा रहस्य, ये कट्टर आर्य समाजी माने जाते हैं। इनकी संबंधित क्वेश्चन वो जो रचनाओं से संबंधित है, एक दो क्वेश्चन यहां से ही पूछे जाते हैं, बाकी इनसे लंबा चौड़ा वर्णन है नहीं। अब जो रामनरेश त्रिपाठी इनके बारे में देखिए। रामनरेश त्रिपाठी, इनका जन्म है वो 1881 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। रचनाओं इसके जन्म डेट और मृत्यु डेट से संबंधित कम क्वेश्चन पूछते, बाकी मेरे ने यहाँ पर जन्म डेट और मृत्यु डेट इसलिए लिखी है कि इनको क्रम से सेट करने वाले क्वेश्चन पूछते। तो आपको जन्म डेट याद होगी तो ही आपको पता चलेगा कि पहले किसका जन्म हुआ था, तो आपको इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें इनकी, मिलन 1917 ईस्वी में, पथिक 1920 ईस्वी, सोपन 1929 ईस्वी और मानसी 1927 ईस्वी। चारों ही रचनाएं महत्वपूर्ण है, मिलन, पथिक, सोपन और मानसी। अब इनके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। जहां जहां मेरे को लगा कि इनका सूत्र बनाना चाहिए और मेरे को याद करने में कंफ्यूजन हो रहा था, वहां वहां मैंने सूत्र बनाने की कोशिश की है। मिलन के लिए पथिक ने मानस में सोपन सजोए। तो देखिए लाइन अच्छे से सेट हो रही। मिलन यानी मिलने के लिए एक जो पथिक यानी राहगीर है उसके मानस यानी मन के अंदर उसने सपने सजोए। इसको इस प्रकार जोड़ लीजिए। जैसे मान लिया किसी से मिलने के लिए एक प्रेमी है और वो किसी से मिलने के लिए जा रहा है अपनी प्रेमिका से, तो उस प्रकार इनके मन में ऐसे आ रहा है, भाव पैदा हो रहे कि वहां से जाकर हम मिलेंगे। तो मिलन के लिए पथिक ने मानस में सौपन सजोए। तो याद रह जाएगा, पहले एक नंबर पे कौन आएगा? मिलन आएगा, दो नंबर पे पथिक आएगा, तीन नंबर पे मानस यानी मानसी हो जाएगा और सौपन यानी सौपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा सौपन है ना वो नीचे आना चाहिए था, मानसी ऊपर आना चाहिए था, तो ये 29 में इसलिए ये सौपन बाद में आया, मानसी पहले आएगी 27 में। अब इनके लिए मैंने 17,372 ये कोड भी बना लिए। 17,372 कोड बनाने का मतलब क्या हुआ कि 1900 तो आपको याद रह जाएगी, 1917 के अंदर हमारी मिलन हो जाएगी, फिर उसके अंदर 3 ऐड करने तो 1920 के अंदर हमारा पथिक हो जाएगा,
उसके अंदर 7 ऐड करने तो 1927 के अंदर हमारा मानसी हो जाएगा, और फिर 2 ऐड करने तो 1929 के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, सोपन हो जाएगा। तो मिलन के लिए पथिक ने मानस में सोपन संजोए 17,372, ये याद कर लोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आगे हैं, ये हिंदी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी बाल साहित्य है उसके जनक माने जाते हैं हमारे रामनरेश त्रिपाठी। प्रमुख कथन है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। मोस्ट है ये लाइन देखकर पूछी जा चुकी है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसकी है, तो रामनरेश त्रिपाठी की क्या है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। यानी जिस प्रकार पराधीन का मतलब दूसरों के अधीन रहता है, तो दूसरों के अधीन है वो कौन रहता है, पशु रहता है। भाई पशु को हम पालतू बनाते हैं तो उसको दिन भर हम बांध के रखते हैं, अब कब इसकी खाने की इच्छा होती है, कब नहीं होती है, कब पीने की इच्छा होती है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, हमारे हिसाब से करता है, फिर भी वो खुश रहता है। ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इस प्रकार अगर मनुष्य को रखे, जैसे मान लिया एक जेल के अंदर मनुष्य को रखते हैं, तो क्या वहां पर खुश रहता है मनुष्य, नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये पशु है वही। तो ये बहुत ही शानदार मार्मिक एक लाइन पंक्ति है हमारे रामनरेश त्रिपाठी की, तो आपको अच्छे से इनको याद रखना है, पूछा जा चुका है। ठीक है, पराधीन जो शब्द है, पराधीन, आपसे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो पता नहीं आप गलतियों के डर से कमेंट नहीं करते हो या कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हो, करना चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही अक्सर जो गलतियों से डर जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए गलतियों से आदमी को सीखने को मिलता है, जितनी आप गलतियां करोगे। हाँ, एक गलती को आपको बार बार नहीं दोहराना है, एक बार अगर गलती हो जाए तो उसमें सुधार करना है। तो आप बताइए जो पराधीन शब्द है उसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका शब्द है पराधीन, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पराधीन और शब्द कौन सा है इसके अंदर। अब गया प्रसाद शुक्ल सर ने, ये उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।